आपका परिचय? मुझे आसफ अली कहते हैं, पेशे से वकील हूं। जब आप लोगों ने बम फेंके उस वक्त मैं असेंबली में मौजूद था। मैं जानता हूं कि आप लोगों का इरादा किसी को जख्मी करना या किसी की जान लेना नहीं था, और फिर आप लोगों के पास कोई पिस्तौल भी नहीं था। मैं आप लोगों की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी करना चाहता हूं। मैं प्रोसिक्यूशन को अदालत में गलत साबित कर दूंगा। शुक्रिया आसफ अली साहब, लेकिन हम आपकी मदद नहीं ले सकेंगे। मैंने और भगत सिंह ने तय किया है कि हम अपने लिए कोई वकील नहीं करेंगे, अपनी वकालत खुद करेंगे। हम अदालत को मंच बनाकर पूरे देश को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। हम जनता और सरकार से जो बातें पहले नहीं कर सकते थे, अब करेंगे। जरूर कीजिए दत्त जी, लेकिन हुकूमत का खेल समझने की कोशिश भी कीजिए। हुकूमत आप लोगों को खून कत्ल वाले आम मुजरिम बनाकर हमेशा के लिए जेल में भेज देगी। फिर आप लोग मुल्क और आवाम को जो भी कहना चाहते हैं कभी नहीं कह पाएंगे। कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए अदालत में अंग्रेज हुकूमत को झूठा साबित करना जरूरी है। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं। मैं भगत को मनाऊंगा। हमारे मुकदमे की पैरवी आप ही करेंगे। दत्त जी बहुत बहुत शुक्रिया। दत्त जी, एक बात पूछूं? मैं जानता हूं आपने कोई बम नहीं फेंका। बम सरदार भगत सिंह ने ही फेंके थे। फिर आपने पुलिस के सामने क्यों कबूल किया कि बम आपने भी फेंका? आप अभी कितनी भी पैरवी कर लीजिए आसफ अली साहब, लेकिन मुझे मालूम था कि इस केस में भगत सिंह को बहुत लंबी सजा होगी। तो इतने दिनों के लिए अपने दोस्त को जेल में अकेला कैसे छोड़ सकता था मैं? इसलिए हेड कांस्टेबल हकीम खान, जिस वक्त हॉल में बम का धमाका हुआ उस वक्त आप गेट पर ही थे ना? जी हुजूर। अंदर वाले गेट पर या बाहर वाले गेट पर? जी बाहर वाले गेट पर। बम के धमाकों और गोलियों की आवाज सुनकर आप अंदर की तरफ भागे। वहीं आपने देखा कि ये लोग गोलियां चला रहे थे। उधर क्या देख रहे हैं? मेरी तरफ देखिए और जवाब दीजिए। जब आप हॉल में दाखिल हुए तो ये लोग गोलियां चला रहे थे, हाँ या ना? जी हाँ, जी हाँ। बाहर वाले गेट और अंदर वाले हॉल के दरमियान कितना फासला होगा? जी यही कोई 25-30 गज होगा। यानी 25-30 गज का फासला तय करने के बाद जब आप हॉल में दाखिल हुए तब भी ये लोग गोलियां चला रहे। जी ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, एक ही सवाल बार बार पूछकर मेरे ये काबिल दोस्त क्या साबित करना चाहते हैं? ऑब्जेक्शन सस्टेन। दूसरा सवाल कीजिए। मिलॉर्ड, ये बहुत अहम सवाल है। हाकिम खान जवाब दीजिए। जी हाँ, ये लोग गोलियां चला रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इन्होंने गोलियों की आवाज बाहर भी सुनी थी और 25-30 गज का फासला तय करने के बाद जब ये हॉल में दाखिल हुए थे तब भी मुल्जिमान गोलियां चला रहे थे। अब मिलॉर्ड, 2-2 गोलियां चलाने में कितना वक्त लगता है? आप जा सकते हैं हकीम खान। मिलॉर्ड, अब मैं सार्जेंट टेरी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सार्जेंट टेरी अदालत में हाजिर हों। सार्जेंट टेरी, आप हिंदुस्तानी समझते भी हैं और बोलते भी हैं, राइट? यस। आपने अपने बयान में कहा है कि जब आपने मुल्जिम भगत सिंह और मुल्जिम बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया उस समय उनके हाथ में ऐसा ही कुछ पिस्तौल था। You are correct, sir. और इन्होंने 2-2 गोलियां चलाई, क्या यह सही है? जी हाँ। सार्जेंट टेरी, इस पिस्तौल में कितनी गोलियां थी? To be exact, 6, sir. यानी गिरफ्तारी के वक्त इनकी पिस्तौलों में 4-4 गोलियां बाकी थी। Maybe, sir. अगर ऐसा था सार्जेंट टेरी तो आपने इन्हें गिरफ्तार। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये कैसा बेतुका सवाल है? ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिलॉर्ड, ये बेतुका सवाल नहीं है। बताइए सार्जेंट टेरी, आपने इन्हें कैसे गिरफ्तार किया? जब बुलेट्स खत्म हो गए, सर। आपको कैसे मालूम कि पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वकील सफाई मेरे गवाह को दिमागी तौर पर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। You're wasting time, Mr. आसिफ अली। नो मिलॉर्ड, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। बताइए सार्जेंट टेरी, आपको कैसे मालूम हुआ कि पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं? I knew it. You did not know it. It's a lie. It's a blatant lie. आप झूठ बोल रहे हैं। जब पिस्तौल ही नहीं था तो गोलियां होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
साफ जाहिर है मिलॉर्ड कि मेरे मौकिलों पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। मेरे मौकिलों का मकसद किसी की जान लेना नहीं था। आजादी इनका हक है और अपनी आजादी के लिए लड़ना दुनिया के किसी कानून के मुताबिक जुर्म नहीं है। और अगर ऐसा है तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही नहीं, मैं भी मुजरिम हूँ। सारा हिंदुस्तान मुजरिम है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! The court will consider the defendant's plea tomorrow. कल क्यों? आज ही क्यों नहीं? सुना दीजिए वो फैसला जो आपकी डरी हुई सरकार ने आपको पहले से लिख के दे रखा है। Send them to jail. जेल की दीवारें और फांसी के तख्ते हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। इनकलाब आके रहेगा, हिंदुस्तान आजाद होके रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब! इनकलाब! गवाहों के बयान और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम भगत सिंह और मुलजिम बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंककर और गोलियां चलाकर हॉल में मौजूद सर जॉर्ज सेशुस्टर सहित बाकी मेंबरान को कत्ल करने की कोशिश की। लिहाजा बतारीख 12 जून 1929 को दोनों मुलजिमान को एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट की दफा 3 और ताज़िरात हिंद की दफा 307 और 308 के तहत उम्र कैद की सजा दी जाती है। बहुक्म दिल्ली सेशन कोर्ट। भगत और दत्त ने जज मिडिल्टन के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। क्या होगा? क्या होगा इस अपील से? बहुत कुछ होगा। भगत ने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। वो चाहता है कि ये तमाशा और बढ़े ताकि हमारी पार्टी की आवाज हिंदुस्तान के एक एक आदमी तक पहुंचे। चलो। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए साहब। तुम क्रांतिकारी हो? अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिलाओगे? सर आइए। तू जान भी नहीं पाएगा तू कैसे मर गया। Catch ball. Otherwise I'll kill you right now. अगर मैं आपको सच बता दूं तो आप मुझे छोड़ देंगे? क्यों नहीं, छोड़ भी देंगे और नकद इनाम भी देंगे। I'm very happy. Saunders के killers arrest हो गए। बहुत अच्छा है। Very good. लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसकी सुनवाई हिल्टन साहब के कोर्ट में होने वाली।
कहीं ऐसा ना हो वो बेहोश है। हमें जल्द से जल्द उसे लाहौर की ट्रांसफर करना है। Oh no, don't worry. चिंता मत करो। मैंने जस्टिस हिल्टन को कह दिया है। भगत सिंह आपका भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। Justice Hilton, I think you keep this in mind. Yes, sir. I know that a government does not want somebody as dangerous as Bhagat Singh to come out of the prison under any circumstances. Yes! हजूर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आए हैं। भगत सिंह को अलग करने के लिए उसे उसके साथियों से अलग करना होगा। इनकी एकता इनकी ताकत है। इन्हें एक दूसरे पर बहुत यकीन है। इनके यकीन को तोड़ना होगा। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो तीनों को? मैंने कहा ना छोड़ो। Yes, Mr. Prosecutor. Please proceed. मिलॉर्ड, आज मैं अदालत में इस मुकदमे का एक अहम गवाह पेश करने जा रहा हूं। इस गवाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह गवाह हुकूमत के खिलाफ इन मुल्जिमान की साजिश में हर कदम पर साथ था, लेकिन अब इसने बहुत ही अक्लमंदी से काम लेते हुए सरकारी गवाह बनना कबूल किया है। मेरे इस गवाह का नाम है सुखदेव। मिलॉर्ड, मैं अपने गवाह सुखदेव को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। Permission granted. Get aside. हाँ तो सुखदेव, जो बयान तुमने दर्ज कराया है अदालत के सामने फिर से दोहराओ और बताओ कि इन मुल्जिमान ने क्या क्या किया। पहले आप ये बताइए, सरकारी गवाह को बाकी मुल्जिमान से अलग रखा जाता है ना? हाँ। तो फिर भगत सिंह उन सबके साथ क्यों खड़ा है? वो भी तो सरकारी गवाह बन चुका है। यही कहा था ना आपने मुझसे? बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब देने तुम आए हो यहाँ, मैं नहीं। ठीक ठीक मेरे सवालों का जवाब दो। कैसे सवाल और कैसे जवाब? मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। झूठ बोल के क्या जानना चाहते हैं आप लोग? मुझे गुमराह करने के लिए 7 दिनों से यही कहा जा रहा है कि भगत सिंह सरकारी गवाह बन चुका है। सबूत के लिए मुझे झूठे अखबार दिखाए गए। शर्म आती है, शर्म आती है मुझे कि मैंने इस फरेब पर कैसे यकीन कर लिया। वकील साहब, मेरे जिस्म के चाहे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, भगत और अपने यारों के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज बयान नहीं करूंगा। सुखदेव जिंदाबाद! सुखदेव जिंदाबाद! सुखदेव जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! मिलॉर्ड, मुझे अफसोस है कि ऐन वक्त पर गवाह मुकर गया, लेकिन मिलॉर्ड अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और अहम गवाह जय गोपाल को पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। जय गोपाल हाजिर हो। हाँ जय गोपाल, आप बता सकते हैं कि ये इश्तिहार किसने लिखा है?
भगत सिंह ने। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अच्छा तो जयगोपाल, अब तुम ये बताओ कि जब तुमने असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर जेपी सैंडर्स को बाहर निकलते हुए देखा तो तुमने क्या किया? जयगोपाल, मैं पूछ रहा हूं कि तुमने क्या किया? बताते क्यों नहीं कि तुमने क्या किया? जी मैंने राजगुरु और भगत सिंह को इशारा किया। वो लोग वहां क्या कर रहे थे? मेरे इशारे का इंतजार। तुम्हारा इशारा पाकर मुलजिम भगत सिंह और राजगुरु ने क्या किया? सैंडर्स साहब का रास्ता रोक लिया। फिर राजगुरु ने सैंडर्स साहब को गोली मार दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैं पूछता हूं फिर क्या हुआ? भगत सिंह ने 5 गोलियां मार दी। जय गोपाल! जानते मार दूंगा तुझे, जानते मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, क्रांतिकारी कहता है, अपने आप को क्रांतिकारी कहता है। बहुत डर गया, तुझे क्रांतिकारी कहता है अपने आप को। जय गोपाल, तूने हम लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, तूने भारत मां के साथ गद्दारी की है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं जय गोपाल। गद्दार, तुझे भारत माता कभी माफ नहीं करेगी, हिंदुस्तान तुझे कभी माफ नहीं करेगा जय गोपाल। This court is adjourned till the next hearing. मिस्टर चाड्डा, कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा तो केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई नो, भगत सिंह के खिलाफ जुर्म साबित करने में प्रोसिक्यूशन को बहुत मुश्किल हो रही है। सिर्फ एक गवाह का बयान काफी नहीं है। On the other hand, भगत सिंह और उसके साथियों को छोड़ने के लिए गवर्नमेंट पर नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन भगत सिंह को छूटना नहीं चाहिए at any cost। एक तरीका है, अगर भगत सिंह अपना गुनाह खुद कबूल कर ले तो बात बन सकती है। Yes, by hook or by crook, you must make him confess. Can you do it? I'll try my best. हे रब्बा, सुख रखी। क्या हुआ? हम भगत को मिलने चले, बहुत याद आ रही है उसकी। It's very cold. क्या देख रहे हैं जिलर साहब? वही जो तुम देखकर भी देखना नहीं चाहते। मेरी बात मान लो और बेकार की जिद छोड़ दो। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत,
पुरजा पुरजा कट मरे, कब होना झाड़े खेत। इन किताबी बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है भगत सिंह। समझने की कोशिश करो। सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैं वादा करता हूं तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। मेरे देश को आजादी दे सकते हैं आप। जज्बात और जोश की उम्र ज्यादा नहीं हुआ करती। देखो भगत सिंह, मुझे गलत मत समझना। मैं वाकई तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन यहां जो कुछ भी होता है हुकूमत के हुक्म से होता है। और मैं जो कुछ करता हूं अपने दिल के हुक्म से करता हूं। दिल की बात सुनोगे तो पछताओगे। दिमाग से काम लो। जिन साथियों पर तुम्हें बेहद विश्वास है वो एक न एक दिन टूट जाएंगे और तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। और अकेले तुम अंग्रेज हुकूमत से कभी नहीं लड़ सकते। आपको मेरे अकेलेपन का इतना ही ख्याल है जिलर साहब, तो आप मेरे साथी क्यों नहीं बन जाते? एक बार मेरे साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए, आपके 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। चलिए बोलिए, इनकलाब। बकवास बंद करो। समझाने आए तो मुझे ही सबक सिखा रहे हो। देखता हूं जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो ना, कितनी देर तक और कितनी दूर तक चल पाओगे। सुनिए जिलर साहब, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, उसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। माँ? भगत, माँ कब आई? पता नहीं, काफी देर हो गई। बाबूजी नहीं आए? ये लोग मिलने ही नहीं देते, कहते हैं कि करके मिलो। क्या हुआ माँ, बड़ी उदास लग रही हो? क्या करें, रातों को नींद नहीं आती। सोते तो हैं और आंखें खुली रहती हैं, तेरा ही ध्यान आता रहता है। तूने ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है? इतनी ठंड तो है नहीं। यूं ही माँ। ये कंबल ओढ़ के क्या छिपा रहा है अपनी माँ से? अपने शरीर के जख्म। हमारी भारत माता के शरीर पर जितने जख्म हैं, उसके मुकाबले में मेरे जख्म तो कुछ भी नहीं माँ। रो मत माँ, लोग क्या कहेंगे? भगत सिंह की माँ रो रही है। हाँ, तू सही कह रहा है। इतने बहादुर बेटे की माँ कमजोर कैसे हो सकती है? अब क्या हुआ माँ? तुझे छूने का बहुत दिल चाहता है। क्या हुआ इन्हें?
आखिर जानवरों ने इनकी भी जान ले ली। क्या हुआ? हुकूमत ने गदर पार्टी के एक और सिपाही को मार दिया। मैं 14-15 बरसों से देख रहा हूं कि कैदी किस तरह तिल तिल करके मारे जा रहे हैं। जानवरों से पत्थर खाना धंधे ने, बीमारी की हालत में भी काम करांदे। अंग्रेजों ने जेल में स्वर्णवीर जी से कमर तोड़ मेहनत करवाई बाबूजी, ठीक से खाना भी नहीं दिया। सर्दियों और बारिशों में नंगे बदन उन्हें बाहर रखा बाबूजी, इसी वजह से उन्हें तपेदी की बीमारी हुई। जब तक कैदियों को इंसानों के खाने लायक खाना नहीं दिया जाता, मैं इस खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। हम भी ये खाना नहीं खाएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। सुनिए सुनिए, देखिए, जल्दबाजी और जोश में कोई फैसला मत कीजिए। मैं जानता हूं आप सब आजादी के दीवाने हैं, तकलीफों से नहीं घबराते, लेकिन भूख मजबूत से मजबूत आदमी को तोड़ देती है। आप लोग भूख हड़ताल पे मत जाइए, ये 1-2 दिन का मामला नहीं है। नहीं भगत सिंह, हम सब लोगों का फैसला अटल है। हम सब लोग इसी वक्त से भूख हड़ताल पर हैं। अंग्रेज हुकूमत मुर्दाबाद! क्या बात है? मुर्दाबाद! क्या बात है? क्यों शोर शराबा हो रहा है यहाँ? हाँ? ये शोर शराबा नहीं है जेलर साहब, ये मजदूरों, किसानों और गरीबों की आवाज है जो सदियों से यही कह रही है, हमें रोटी चाहिए, 2 वक्त का खाना चाहिए। खाना तुम्हारे सामने है, खाओ। आप खाइए। मुझसे कह रही हो खाना खाने के लिए? क्यों नहीं खा सकते? फिर हमें ये खाना क्यों दिया जाता है? भगत सिंह, तुम किसी शादी की बारात में नहीं आए हो, ये जेल है और तुम मुजरिम हो, और मुजरिमों को ऐसा ही खाना दिया जाता है। हम मुजरिम जरूर हैं, लेकिन जंग आजादी के मुजरिम हैं। हमारे साथ जंग के कैदियों जैसा सलूक होना चाहिए। What? अंग्रेजों की गुलामी करते करते अब अपना जमीर तो गवा ही चुके हैं, अपनी जुबान भी भूल गए। भगत सिंह! Don't shout, Mr. Chadda, and remember we're prisoners of war. According to British government itself, we're waging a war against the state. That makes us prisoners of war. And there are international rules and regulations for treating prisoners of war. आप हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं कर सकते। आपको हमें सेहतमंद खाना देना होगा। बीमार कैदियों से आप कोई काम नहीं करा सकते, और हमें अखबार और किताबें मुहैया करनी होगी। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। तुम लोग भूख हड़ताल करो या भूखे मर जाओ, तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं होगी, समझे? जेलर साहब, देख लीजिएगा, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।